Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, इसके कंपोनेंट्स, इसका शेड्यूल और इसका डायग्राम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। होपफुली आपने वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी जरूर देख लेना क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इनमें से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों ही टॉपिक आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई जिसे हम डिनोट करते हैं एएस से। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू total quantity of goods and services produced by all the producers in an economy during a year। देखो, एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर अंदर जितनी भी टोटल क्वांटिटी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस की जाती है, सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा वो होती है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में यही होता है कि कंट्री के सारे प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें वो मार्केट में सप्लाई करने के विलिंग होते हैं, वो होती है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम भी बुला सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम होती हैं। एग्रीगेट सप्लाई को हम डिनोट करते हैं एएस से और नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से। देखो, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि हम नेशनल इनकम को वाई से डिनोट क्यों करते हैं, आई से हम डिनोट क्यों नहीं करते। देखो, जब हम कंजम्पशन को डिनोट कर रहे हैं सी से, सेविंग्स को डिनोट कर रहे हैं एस से, इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहे हैं आई से, तो हम इनकम को डिनोट क्यों नहीं करते हैं आई से। इसका क्या रीजन है कि हम इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। देखो, कुछ टीचर्स का ओपिनियन है कि इन्वेस्टमेंट में हमने आई वर्ड ले लिया तो हम इनकम में आई को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इनकम के लिए वाई लेंगे, लेकिन ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है। इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जब इकोनॉमी में एक सिंगल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, आउटपुट करता है और उससे जो इनकम जनरेट होती है तो उसे हम कहते हैं इनकम। लेकिन जब इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर प्रोडक्शन करते हैं और जो उनका टोटल आउटपुट होता है, यानी उनके प्रोडक्शन से जनरेट होने वाली इनकम को जब हम टोटल करते हैं तो उसे हम कहते हैं यील्ड। उसे हम कभी भी इनकम नहीं कहते। टोटल आउटपुट को हम हमेशा यील्ड नाम से डिफाइन करते हैं और यील्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो है वाई। इस वजह से हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ना कि आई से। ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है। कभी भी आप ये मत कहना कि हमने इन्वेस्टमेंट में आई ले लिया तो हम इनकम में आई नहीं लेंगे, वाई लेंगे। नहीं, इसका राइट एक्सप्लेनेशन ये है कि जब इकोनॉमी में एक सिंगल पर्सन प्रोडक्शन करता है, जो आउटपुट वो जनरेट करता है, तो उसके प्रोडक्शन से होने वाली इनकम को तो हम इनकम बुलाएंगे। लेकिन जब इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम यानी यहाँ नेशन के अंदर जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो मिलकर प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं और उस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो भी टोटल आउटपुट होता है, जो टोटल इनकम जनरेट होती है, उसे हम यील्ड के नाम से जानते हैं। यील्ड का फर्स्ट लेटर वाई होता है, इस वजह से इनकम को डिनोट किया जाता है वाई से, ना कि आई से। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ एग्रीगेट सप्लाई
जिसे डिनोट कर रहे हैं AS से, वो इक्वल होती है नेशनल इनकम के, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं Y से। देखो, एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स आउटपुट। जो भी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो प्रोड्यूसर के आउटपुट पर डिपेंड होती है। प्रोड्यूसर के आउटपुट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इकोनॉमी के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, टोटल प्रोड्यूसर की बात करेंगे, सारे देश के प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया है, जितना भी उन्होंने आउटपुट किया है और वो विलिंग है सप्लाई करने के लिए, उस पर एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड करती है। देखो, जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन प्रोसेस करता है तो वो पेमेंट करता है फैक्टर ओनर्स को। फैक्टर ओनर्स कौन होते हैं? जिनके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर होते हैं वो होते हैं फैक्टर ओनर्स। जब भी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो वो हमेशा पेमेंट देते हैं फैक्टर ओनर्स को। तो ये जो पेमेंट होती है, ये अगर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं तो इसे कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर ये फैक्टर ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर की जाती है तो ये होती है फैक्टर इनकम। देखो, जब भी प्रोड्यूसर पेमेंट करेगा तो वो हमेशा फैक्टर ओनर को चार फॉर्म में पेमेंट करता है। वो रेंट देता है लैंड के लिए, वेजेस देता है लेबर के लिए, इंटरेस्ट देता है कैपिटल के लिए और प्रॉफिट देता है वो एंटरप्रेन्योर को। तो जब ये चारों इनकम जुड़ जाती है तो बनती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इन चारों फैक्टर इनकम का टोटल होता है, सम होता है, और ये इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के। तो देखो, द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम इज नोन एज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। चाहे नेशनल लेवल पर इनकम जनरेट हो रही हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पर, जो ये फैक्टर इनकम का टोटल करके इनकम जनरेट होती है वो नेशनल इनकम ही कंसीडर की जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इस वजह से हम चाहे एग्रीगेट सप्लाई कह लें या हम इनकम कह लें, ये दोनों सेम ही कंसीडर किए जाते हैं। क्यों सेम कंसीडर किए जाते हैं? क्योंकि देखो, जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो डिपेंड होती है प्रोड्यूसर्स आउटपुट पर, और जो प्रोड्यूसर आउटपुट करते हैं, जो वो विलिंग होते हैं सप्लाई करने के लिए, वो होती है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम होती है, एक ही चीज के ये दो नाम हैं। एक तरह से ये एक दूसरे के सिनोनिम कंसीडर किए जाते हैं। चाहे आप एग्रीगेट सप्लाई बोलो या आप नेशनल इनकम बोलो, ये दोनों सेम होते हैं। समझ में आ गए? अब देखो, मैं आपको बता रही हूं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो चीजों से मिलकर एग्रीगेट सप्लाई बनती है। पहला है कंजम्पशन और दूसरा है सेविंग। कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं C से और सेविंग को हम डिनोट करते हैं S से। तो हम एग्रीगेट सप्लाई को कैसे लिखेंगे? AS इज इक्वल टू C प्लस S। जब कंजम्पशन और सेविंग ये दोनों जुड़ते हैं तो बनती है एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है इनकम के। तो AS इज इक्वल टू C प्लस S इज इक्वल टू Y। इन तीनों का मतलब सेम होता है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बैलेंस इज सेव्ड। देखो, एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि एक मेजर पोर्शन इनकम का हम कंज्यूम कर लेते हैं और जो बचता है उसे हम सेव कर लेते हैं। जैसे आपको इसे एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपए दिए, 100 रुपए आपको खर्च करने के लिए दिए हैं,
लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एक डोसा खाते हैं जो आता है 80 रुपए का और 20 रुपए आप अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो आपने 80 रुपए क्या किया, 80 रुपए आपने कंज्यूम कर लिए, तो ये है कंजम्पशन। और जो 20 रुपए आपने बचाए ये क्या किया, आपने सेव करे हैं, तो ये है सेविंग। जब कंजम्पशन और सेविंग ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बनती है इनकम। क्लियर? तो हमेशा जो एग्रीगेट सप्लाई होती है उसके दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है सेविंग। इन दोनों को प्लस करते हैं तो बनती है एग्रीगेट सप्लाई जो इक्वल होती है इनकम के। इसे देखो मैं शेड्यूल में समझा रही हूं आपको और डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल है, यहां हमने 4 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम है इनकम का जिसे हम डिनोट करते हैं Y से, दूसरा है कंजम्पशन का जिसे डिनोट किया है C से, तीसरा है सेविंग का जिसे हमने डिनोट किया है S से, और चौथा है एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई हम कैसे निकालते हैं, ये निकलती है C प्लस S से। अभी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आपने 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कंजम्पशन और सेविंग में। 80 रुपए का डोसा खाया वो था कंजम्पशन और 20 रुपए सेव किए तो बन गए आपके 100 रुपए एग्रीगेट सप्लाई के। तो एग्रीगेट सप्लाई निकालने के लिए हमेशा कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों को प्लस किया जाता है तो बन जाती है एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो ये टेबल एक्सप्लेन कर रही हूं आपको। जब आपकी इनकम 0 है तब आप कंज्यूम कर रहे हैं 40 रुपए। जब आपकी इनकम 0 होती है और आपका एक मिनिमम लेवल का कंजम्पशन होता है वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसे हम C बार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कमाया तो कुछ नहीं लेकिन आपने 40 रुपए का खर्चा कर दिया। तो ये खर्चा आपने कहां से किया, आपके पास अपनी कोई प्रीवियस सेविंग थी या आपने कहीं से उधार लिया है, तो यहाँ पर आपकी कोई भी सेविंग नहीं हुई। तो यहाँ पर डिस सेविंग है यानी सेविंग माइनस में आ रही है 40 रुपीज। आपने 40 रुपए खर्च कर दिए लेकिन आपने कोई भी इनकम जनरेट नहीं की थी, तो ये है डिस सेविंग। अब देखो आपने जनरेट किए हैं 100 रुपीज लेकिन आपने एक्सपेंडिचर किया है 120 का। 100 रुपए कमाए हैं, खर्च किए हैं 120, तो आपकी सेविंग कितनी होगी, सेविंग आपकी माइनस में जाएगी क्योंकि 20 रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए जो आपकी प्रीवियस सेविंग थी उसमें से आपने कंज्यूम किए हैं, तो यहाँ आपकी सेविंग होगी -20। अब देखो 200 रुपए आपने कमाए, 200 ही खर्च कर दिए तो यहाँ पर सेविंग होगी 0। 300 रुपए आपने कमाए और 280 आपने खर्च किए, इसका मतलब 20 रुपए आपने सेव कर लिए। 400 रुपए आपने कमाए, 360 रुपए आपने खर्च किए हैं, इसका मतलब आपने 40 रुपए सेव किए हैं। 500 रुपए कमाए हैं, 440 आपने खर्च किए, इसका मतलब 60 रुपीज की आपकी सेविंग होगी। इसी तरह से जब आप 600 कमा रहे हैं और 520 खर्च कर रहे हैं तो 80 रुपीज आप सेव कर रहे हैं। देखो जब भी आप सेविंग निकालेंगे तो हमेशा इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देना तो आपकी सेविंग आ जाएगी। देखो 300 में से मैंने 280 माइनस किए तो 20, 400 में से 360 माइनस किए तो 40। इसी तरह से मैंने इनकम में से कंजम्पशन को जब माइनस किया है तो आ जाती है सेविंग। लेकिन एक चीज आपको और बता रही हूं कि जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो ये हमेशा एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। देखो यहाँ पर जो कंजम्पशन का इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है +80 से। हर जगह पर 80 रुपए बढ़ रहे हैं कंजम्पशन के। देखो पहले मेरे पास 40 का कंजम्पशन था और नेक्स्ट टाइम मेरे पास 120 का कंजम्पशन हो जाता है। हर बार मेरे पास कंजम्पशन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो आप वैल्यू कोई भी पुट करो लेकिन आपको जब कंजम्पशन में इंक्रीज दिखाना है तो एक कांस्टेंट रेट से ही आप इंक्रीज दिखाएंगे, तभी आपका शेड्यूल राइट बनेगा। क्लियर? अदरवाइज आपका शेड्यूल गलत बन जाएगा क्योंकि कंजम्पशन हमेशा एक कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज होता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई।
देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम ये दोनों सेम होती है। तो आप एक काम करना, जो इनकम में वैल्यू है सेम वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, तो भी रोंग नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना कि जो अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है, जो वैल्यू हमने पुट की है, क्या वो इक्वल है इनकम के। अगर कोई भी डिफरेंस आता है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। तो देखो ये सेम वैल्यू क्यों मैंने पुट की है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होती है इनकम के, दोनों कॉलम में सेम वैल्यू आएगी। क्लियर। अब देखो डायग्रामेटिकली आप कैसे दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पर आप लेंगे इनकम और वाई एक्सिस पर हम लेंगे कंजम्पशन एंड सेविंग। जब आप एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाएंगे, जब इन वैल्यूज की आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो होगा 45 डिग्री का एंगल। देखो आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है, स्केल लेकर इन दोनों के बीच से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है जो बनेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और यहाँ पर आपको 45 डिग्री जरूर लिखना है क्योंकि ये जो एंगल बना है ये बना है 45 डिग्री का। चाहे आप इन प्लॉटिंग को देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पर जब 100 वैल्यू है तो यहाँ भी 100 आएगा, 200 का 200, 300 है तो 300, यहाँ 400 है तो 400। इस तरह से जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनेगा ये बनेगी एक स्ट्रेट अपवर्ड लाइन जो एंगल होगा 45 डिग्री का। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व क्यों बनता है। तो देखो इसका आंसर बिल्कुल इजी है कि यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो है C प्लस एस के। C प्लस एस यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। जितनी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही इनकम है, ये दोनों सेम है, इसलिए 45 डिग्री का एंगल बना है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्लियर। होपफुली आपको एग्रीगेट सप्लाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।